हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों सबसे पहले तो ये जोसेफ रू का कोट है वो देख लेते हैं। सोल्टिट्यूड विविफाइज, आइसोलेशन किल्स। देखिए, सोल्टिट्यूड जो होता है उसका मतलब ये है कि आप अकेले नहीं हैं, आप अभी अकेले रहना चाहते हैं। यू आर एंजॉइंग योर ओन कंपनी, राइट। इसको आप कह सकते हैं एलोन। एलोन का मतलब होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप फिलहाल अपने आप रहना चाहते हैं, अपने साथ रहना चाहते हैं। तो जब सॉल्टिट्यूड में हम काम करते हैं तो हम विविफाई होते हैं। विविफाई का मतलब और ज़्यादा ब्राइट होते हैं, और ज़्यादा शार्प होते हैं। और एग्जामिनेशन की तैयारी के समय आपको बहुत सारा वक्त जो है वो आइसोलेशन में नहीं, सॉल्टिट्यूड में बिताना पड़ेगा। ठीक है। आइसोलेशन किल्स। आइसोलेशन का मतलब यहां पर यह है कि आप दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, आप लोगों की कंपनी चाहते हैं, लेकिन कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं। इसको एलोन नहीं, इसको अंग्रेजी में इसका जो राइट वर्ड है दैट इज लोनली। लोनली और एलोन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एलोन रहने से आपका ग्रोथ होता है, लोनली रहने से आप जो हैं वो अंदर से टूटने लगते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो जोसेफ रू का ये कोट है, सोल्टिट्यूड विविफाइज, आइसोलेशन किल्स। सोचिएगा इसके बारे में। आज 4 जनवरी 2023 है दोस्तों। एज यू नो कि मैं एक वेकेशन पर था और मैंने काफ़ी एंजॉय किया इस वेकेशन को। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, वी आर इन 2023। और जनवरी 2023 या फिर इस साल का पहला लेक्चर जो है मेरा, वो ये वाला है, द हिंदू एनालिसिस, 4 जनवरी 2023। दोस्तों, अगर आपके मन में एग्जामिनेशन को लेकर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे curiously@gmail.com पर लिख सकते हैं। मैंने आप सभी के जो डाउट्स हैं वो सुने, आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक न्यू सीरीज़ जो है वो भी स्टार्ट की है, वाई यू वांट टू बिकम एन IAS। ये जो सीरीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सीरीज़ यूट्यूब पर ही अवेलेबल हैं, फ्री हैं, आप इसे देख सकते हैं। काफ़ी डीप लेवल की डिस्कशन जो है वो इस सीरीज़ में हमने की है, और इसी सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आने वाले समय में आने वाले हैं। जैसे कि फोकस, कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, उसको लेकर सीरीज़ जो है वो जल्दी आने वाली हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, राइट। ये सारे के सारे टॉपिक्स की सीरीज़ जो है वो मैं लेकर आऊँगा। 4-4, 5-5 लेक्चर्स होंगे एक सीरीज़ में, या फिर एक टॉपिक के तहत, लाइक फोकस के 5-6 लेक्चर्स, टाइम मैनेजमेंट के 5-6 लेक्चर्स, और ये सारी की सारी चीज़ें फ्री होगी। इट्स फॉर यू, क्योंकि क्यूरियसली एजुकेशन जो है वो आपके एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहता है। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। एक लंबे समय के बाद हम फिर से बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं, राइट। कल ये लेक्चर जो है वो आपको सुबह ही मिल जाएगा। आज जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ तो लगभग 3:30 बजे हो चुके हैं दोपहर के। लेकिन मैं आज का दिन जो है वो स्किप नहीं करना चाहता था। जो एक ट्रैवलिंग के बाद जो एक थकान होती है, फिर अपनी पूरी चीज़ों को सेटअप करना, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। ना आई एम बैक टू नॉर्मल। तो कल से आपको ये लेक्चर जो है वो जल्दी मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, फाइनली एंड नोट्स, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। इट्स अबाउट डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, एंड आई एम श्योर आपको याद होगा। 2 नोट्स जो हैं वो बंद हो गई। पुरानी 500 रुपये की नोट और पुरानी 1000 रुपये की नोट जो है वो बंद हो गई। उसके बाद नई 500 रुपये की नोट आई और नई 2000 रुपये की जो है वो नोट आई है। अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं वो कितने ऑथेंटिक न्यूज़ हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं 15-20 दिन से न्यूज़ के साथ कनेक्टेड था ही नहीं। लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने देखा मोबाइल पे। आई वाज बेसिकली चिलिंग आउट इन गोवा, और वहाँ पर मैंने ये देखा कि नई 1000 रुपये की नोट आने वाली है। बट एनीवे, अब आएगी तब देखेंगे। कोई सॉलिड उस पर न्यूज़ आया तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट। लेकिन फ़िलहाल डीमोनेटाइजेशन जो है वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था।
6 साल पहले। और यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस जो हैं वो फाइल किए गए डीमोनेटाइजेशन को लेकर के, ये गलत हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, वर्डिक्ट जो है वो आ चुका है। 5 जजेस की एक बेंच थी और 5 जजेस में से 4 जजेस जो हैं उन्होंने क्या कहा, मेजॉरिटी व्यू जो है वो ये रहा कि एरियाज प्योरली विद इन द डोमेन ऑफ एक्सपर्ट्स एंड बियॉन्ड द एरिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन है ना, ये एक्सपर्ट्स का डोमेन है। एक्सपर्ट्स को इन चीज़ों को देखना पड़ता है, और एक्सपर्ट कौन है? गवर्नमेंट है एक्सपर्ट। और ये जुडिशियल रिव्यू के अरीना के बाहर की बात है। ये जुडिशियल रिव्यू जो है उसके बाहर की मैटर है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ कहना नहीं चाहेगी। तो सरकार ने जो बेसिकली किया वो सही किया, क्योंकि सरकार इस चीज़ की एक्सपर्ट है। ऐसा ये मेजॉरिटी जजमेंट आया है, ये 4:1 वर्डिक्ट। अब इसको एक समझ लेते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नए स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने लिखा था 4:1। इसका मतलब ये है कि टोटल कितने जजेस थे? 5 जजेस थे इस बेंच में। और जुडिशरी में कैसा होता है कि जब भी एक से ज़्यादा जजेस होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा जब जजेस होते हैं, तो उस टाइम पर जो मेजॉरिटी होती है दैट विंस। तो यहाँ पर 4 जजेस ने क्या कहा कि यस, गवर्नमेंट ने जो किया वो सही किया, राइट। और एक जज जो है उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट ने जो किया वो सही नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि 4 जजेस ने यस कहा है और एक जज ने नो कहा है, तो मेजॉरिटी यस की है, तो इट गोज़, तो मेजॉरिटी विंस, राइट। तो ये वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 जजेस होते और 3 में से 2 जजेस जो हैं वो नो कहते और एक जज जो है वो यस कहते, तो ये नो वाला वर्डिक्ट जो है वो जीत जाता है। इस प्रकार से चीज़ें काम करती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। This is a principle Supreme Court needs to consistently uphold given the number of frivolous PILs it entertains and the intrusion into policy they entail। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये एक्सपर्टीज़ हमारी नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर की बात है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बात हो रही है कि यही एक प्रिंसिपल जो है उस सुप्रीम कोर्ट को, जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर या फिर इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है उस पर जो PIL दाखिल की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन भी करती है, अपना वक्त भी देती है। और ऐसे PILs जो पॉलिसी बनाना जो है वो सरकार का काम है, इम्प्लीमेंट भी सरकार करवाती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई चीज़ें जारी हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें एंटर कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसी PILs की वजह से पॉलिसी मैटर्स जो हैं उसमें इंट्रूजन होता है। तो ऐसा इंट्रूजन ना हो, ऐसा प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को दूसरी ऐसी पेंडिंग चीज़ें जो हैं उस पर भी ऐसा ही कुछ डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो डीमोनेटाइजेशन से खुश नहीं हैं। डीमोनेटाइजेशन वॉज नॉट परफेक्ट, राइट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये परफेक्ट थी। और सेम गोज विद जीएसटी भी ऐसा नहीं है परफेक्ट है, लेकिन वी नो कि जीएसटी में कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए, कितने सारे चेंजेस जो हैं वो धीरे करके उसको परफेक्ट बनाया जा रहा है। इन द सेम वे डीमोनेटाइजेशन जब किया गया, अब इरादा जो है मोदी सरकार का वो गलत नहीं है जहां तक मेरी समझ है, राइट। एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो साहस दिखाया, आप उससे पहले का भारत देख लीजिए, 2014 से पहले का जो भारत था, तो उसमें ऐसे बड़े डिसीजंस जो हैं वो लेने से सरकार जो है वो हिचकिचाती क्या, पैरालाइज हो जाती थी कि नहीं ऐसा कभी नहीं करना है, लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मोदी साहब के आने के बाद एक चेंज की वेव आई फॉर श्योर, और तब लोगों ने जो है वो मीन्स इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमोनेटाइजेशन को लेकर काफ़ी खुश हुए कि नहीं, सरकार जो है वो ऐसे स्टैंड ले रही है। भले ही ये डिसीजन जो है इसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई, लोग लाइन में खड़े रहे पैसे निकालने के लिए, आई एम श्योर हम सबको वो वक्त जो है वो याद है। तो ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं थी, लेकिन इरादा जो है दैट वाज राइट। तो दिस इज द थिंग। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो डीमोनेटाइजेशन को लेकर खुश नहीं हैं, एंड सेम थिंग गोज विद जस्टिस BV नागरत्ना। जो जस्टिस BV नागरत्ना हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज द रूल्ड द एक्सरसाइज अनलॉफुल बट सेड द स्टेटस क्यो एंटे कैंट बी रिस्टोर्ड। कि ये जो
डिसीजन लिया गया ये बराबर अनलॉफुल डिसीजन था, इस प्रकार से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चीज़ जो है वो 2016 में हुई थी और अब एक बहुत लंबा वक्त चला गया है, तो अब कोई चीज़ें बैक टू नॉर्मल जो है वो नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि वो करेंसी को डीमोनेटाइज कर सके। अब डीमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार ने ही ये कोई नया कॉन्सेप्ट निकाला है। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं के बीच में जब युद्ध हुआ करते थे, राइट, और उस समय पर किसी एक राजा जो हैं उसने दूसरे राजा को हरा दिया, तो वो जो राजा था जो हार गया था उसकी जो टेरिटरी थी, तो वहाँ पर जो सिक्के चलते थे तो वहाँ पर उस राजा या फिर उसके पिताजी या फिर उसके दादाजी के नाम के सिक्के चलते थे। तो नया राजा जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो करेंसी है उसको हटाकर अपने सिक्के जो है, नए सिक्के जो है वो छपवाएगा और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि इकोनॉमिकली भी ये नया राजा जो है उसका रूल जो है वहाँ पर सेटअप हो जाए। तो दैट वाज आल्सो डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। अब भारत ने जो डीमोनेटाइजेशन किया 2016 में, उससे पहले भी हुआ है, लेकिन 2016 में जो हुआ वो एक स्नैप डीमोनेटाइजेशन हुआ। स्नैप इन द सेंस के रात को पीएम साहब ने बताया कि ये डीमोनेटाइजेशन हम कर रहे हैं और फिर पता है कि क्या क्या हुआ। तो बहुत सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए डीमोनेटाइजेशन किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डीमोनेटाइज करने का, और सरकार का जो मेन कंसर्न था दैट वाज ब्लैक मनी को हटाने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया। फिर ब्लैक मनी का इस्तेमाल जो है वो टेररिज्म के लिए होता है, तो उसकी कमर तोड़ने के लिए। फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, राइट, उसको बंद करने के लिए। इसी के साथ जो काउंटरफिट हम कहते हैं, काउंटरफिट यानी कि जो डुप्लीकेट करेंसी हैं, तो उसको बंद करने के लिए, राइट। इसी के साथ डिजिटाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी को पुशअप करने के लिए। तो ये बहुत सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन प्रिडोमिनेंट जो रीज़न था, जो मेन रीज़न था, दैट वाज ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो जस्टिस हैं नागरत्ना, तो उनका कहना ये है कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो डीमोनेटाइजेशन जो है, ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट के तहत इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। इस प्रकार से गैजेट नोटिफिकेशन से इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया, ये चीज़ बराबर नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्टिस नागरत्ना। लेकिन 4 जजेस जो हैं उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो अचीव हुए हैं नहीं हुए हैं, इस पर कोई डिस्कशन नहीं की। इसकी गहराई में सुप्रीम कोर्ट जो है ना तो मेजॉरिटी व्यू ना तो माइनॉरिटी व्यू जो है वहाँ पर गया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इस वजह से वो उसकी गहराई में नहीं गया है। हाँ, जस्टिस नागरत्न ने यह कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे ऐसी चीज़ों को लेकर। ऐसे डीमोनेटाइजेशन वाला जो केस था या फिर उसका जो टॉपिक था, तो इसको लेकर ये जो आरबीआई है तो उसको खुद सोचना चाहिए था कि इसकी क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी अगर हम एक्सपर्ट्स गिने कहाँ पर हैं तो आरबीआई पर ही है, आरबीआई में ही है वो सारे एक्सपर्ट्स। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉलो किया है, ऐसा जस्टिस नागरत्न का कहना है। इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी नेगेटिव आई। वी नो, खास करके जो MSMEs हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और जो एक इरादा था कि जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं और ब्लैक इकोनॉमी जो हैं, तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ऐसा इरादा रखा था। इट्स लाइक कोई फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो ऐसा ही लगता है कि वो शोले ही बना रहा है, राइट, कि ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में से उतरेगी ही नहीं, लेकिन फिर जब ऑडियंस देखती है फिर पता चलता है। तो सेम थिंग हैपन विद डीमोनेटाइजेशन, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इरादा जो है वो गलत नहीं था। 2016 में जो लोगों के पास कैश थे, आज उसके डबल से भी ज़्यादा कैश जो है वो लोगों के पास हैं। एक चीज़ अच्छी हुई, डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उसकी शुरुआत जो है वो ये डीमोनेटाइजेशन के बाद ज़्यादा होगी, और ख़ास करके
कोविड के आने के बाद डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय वेकेशन, राइट। मैं जब गोवा गया तो क्या हुआ कि मेरे पास थोड़े कैश थे, राइट। मैंने उतने ज़्यादा कैश ट्रैवल कर रहा था तो जेब में नहीं रखे थे, लेकिन मुझे वो 4-5 दिनों में कभी भी एटीएम पर नहीं जाना पड़ा, मुझे कैश निकालने नहीं पड़ा, क्योंकि छोटी सी छोटी जो जो फ्रूट की दुकान थी, छोटी सी छोटी, राइट, जो रेडी होती है, वहाँ पर भी वो क्यूआर कोड मिल जाता था। तो डिजिटल पेमेंट इतना फेमस हो चुका है कि आप देखिए हर जगह पर अब आपको जी पे, गूगल पे और फ़ोन पे, जी पे और गूगल पे इज़ द सेम थिंग, राइट। देन वी हैव पेटीएम। फिर आपकी जो भी बैंक है तो उसका जो मोबाइल ऐप है तो उसमें उससे भी आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, तो डीमोनेटाइजेशन ने कहीं ना कहीं शुरुआत की और कोविड की वजह से ये काफ़ी बूस्ट हुआ है। तो ये एक अच्छी बात हो गई चलो हमारे देश में। एनीवे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस की गई हैं। और बेसिकली अब अगर सरकार ऐसे कोई डिसीजन ले तो मीन्स ये 2016 वाला डिसीजन जो लिया सरकार ने, उससे जो चीज़ें सरकार को सीखने को मिले, तो आई एम श्योर फ्यूचर में जो भी सरकार कोई डीमोनेटाइजेशन करेगी तो वो ये 2016 का जो डीमोनेटाइजेशन है उसके लेसन्स को ध्यान में रखते ही आगे बढ़ेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर वीएम साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, राइट। रिटायर्ड हैं मनमोहन बहादुर वीएम, ये एयर वाइस मार्शल थे हमारे। और टॉपिक हैं या फिर जो नाम है वो है, इट इज़ क्रूशियल फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। व्हाट इज़ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या है? ये आर्टिकल जो है वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एक्चुअली हैं क्या। एज वी ऑल नो के कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब कुछ हफ्तों पहले की ही बात है, जब इंडिया और चाइना के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ पर स्क्रिमाइसिस हुई, यानी कि हमारे सोल्जर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ भिड़ गए। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई नई चीज़ है या फिर ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ कभी होती नहीं है। ये हर एक देश की आर्मीज़ जो 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 बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट, तो उनकी आर्मीज़ के बीच में छोटे बड़े क्लैशेस जो हैं वो होते रहते हैं। बहुत सारे क्लैशेस ऐसे होते हैं जो मीडिया के ध्यान में नहीं आते, वो मिलिट्री लेवल पर ही रखे जाते हैं, सरकार को इसके बारे में पता होता है, लेकिन इसको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये ऐसा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी नो के चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी, ख़ास करके 2020 से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा तनाव भरे रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ होती है तो आजकल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन होती है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ बिल्कुल नहीं है। बीच में भी ऐसे इश्यूज़ हुए थे, लेकिन इलेक्शंस हो रहे थे, फिर कहीं पर ब्रिज कोलैप्स हो गया फॉर एग्जांपल मोरबी का, फिर कुछ यात्राएं हुई, G20 के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन, तो ये सारी चीज़ों की वजह से फ्रंट पेज पर ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वी हैव ए डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी दैट वी हैव नेवर हैड। इतने ज़्यादा सोल्जर्स हमने बॉर्डर्स पर आज तक कभी नहीं रखे थे, इतने ज़्यादा सोल्जर्स हमें यहाँ पर रखने पड़ रहे हैं, तो दैट इटसेल्फ मीन्स के मैटर जो है वो थोड़ी सीरियस है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं, लो लेवल एंड जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड क्लैशेस जो हैं ऐसे होते रहेंगे, आने वाले समय में भी ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेगी। और हमें यही चीज़ का एज ए कंट्री ध्यान रखना है कि हमारा ये माइंडसेट ना हो जाए, कि हम इस प्रकार के क्लैशेस को एक्सेप्ट करने लगे। एक्सेप्ट इन द सेंस कि ये एक कहते हैं ना कि पार्ट एंड पार्सल हो गया, या फिर एक रूटीन हो गया, कि हैबिट हो गई कि नहीं ऐसा तो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक 15, 20, 50 सालों तक कंटिन्यू नहीं करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए उनका कहना है, ये कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, कहा मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, MDO। तो ये MDO जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। MDO का मतलब ये नहीं है
कि ज़मीन पर कुछ हुआ तो ज़मीन पर ही एक्शन लेंगे, या फिर सी में एक्शन लेंगे, एयर में, साइबर, फिर स्पेस डोमेन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये अलग अलग जो भी डोमेन्स होते हैं जहाँ पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं या फिर लड़नी चाहिए, ये सारी की सारी जो स्पेसेस हैं, लैंड, सी, एयर, साइबर, फिर ये स्पेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये हर जगह पर हमें जहाँ पर स्ट्राइक कर सके वहाँ पर स्ट्राइक, जहाँ पर डिफेंस कर सके वहाँ पर डिफेंस, इस प्रकार का एक सेटअप जो है उसको कहते हैं एमडीओ. इट कंप्राइजेस operations conducted across multiple domains and contested spaces through convergence of capabilities to overcome an adversary's strength by presenting it with operational and or tactical predicaments. इसका मतलब क्या है? ये पूरी एक लाइन है, राइट, मैंने इसको डिवाइड की है. इसका मतलब ये जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि जहाँ पर भी हम चाइना की शक्ति को कम कर सके, वो कम करने का पूरा सेटअप जो है वो हमें क्रिएट करना चाहिए. इट्स लाइक लेट्स से कि हमारा कोई एक ड्रोन है. अब ये ड्रोन जो है वो सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए आसमान में उड़ रहा है, उसमें थोड़ी बहुत मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं. तो अगर हमें कोई जगह ऐसी है जहाँ पर नेवल एरिया से, लेट्स से नेवी से हमें मैसेज मिला एयरफोर्स को कि आपका जो ड्रोन उड़ रहा है, तो ये जो तस्वीरें आई, तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है, ज़मीन पर ऐसी चीज़ है जो आर्मी का डोमेन आता है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्ट्राइक कर सकते हैं. तो ये कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए कि ऐसे सेंसर्स हों, ऐसे शूटर्स हों हमारे पास, राइट. जो एमडीओ का आर्किटेक्चर यही होता है कि पूरी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन, ये C3 जो हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कई जगह पर आर्मी जो है वो साइबर अटैक कर सके, कई जगह पर नेवी जो है वो एयर अटैक कर सके, मिक्स एंड मैच, जहाँ पर भी हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो वो चीज़ हम कर सकें. MDO and its C3 structure would have inputs from all sensors to come up with an optimum engagement solution using artificial intelligence. यहाँ पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा and things like that. I'll give you an example. USA जो हैं वो पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, वो MDO जो है वो अपना उस पर काम कर रहा है. और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में जो कॉन्फिडेंस आया है उसकी वजह यही है कि USA और ये सारे देश जो यूक्रेन की मदद करें, तो इस MDO के माध्यम से रशिया को एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो यूक्रेन दे पा रहा है. और इस प्रकार का सॉफ्टवेयर, इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस है, एडवांस्ड इंटेलिजेंस और बैटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं, वो आज तक कभी भी इतने एडवांस जो है वो कॉम्बैट में यूज़ नहीं किए गए थे. अब चाइना जो है वो USA को मैच करने की कोशिश कर रहा है और भारत जो है वो इसमें पीछे नहीं रह सकता, राइट. कुछ दिनों पहले मैंने एक जो लेक्चर था तो उसमें मैंने एगिनकॉट की जो लड़ाई है उसके बारे में मैंने बताया था, और उसमें बताया था कि यानी कि इंग्लैंड जो है इंग्लैंड की जीत इसलिए हुई क्योंकि उनके पास तीर थे, तीर के माध्यम से उन्होंने अटैक किया और उसकी वजह से. बट तो हमेशा आप देखेंगे कि वॉर जो है वो टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों पर ही लड़ा जाता है. और बैटलफील्ड्स जो है वो अब चेंज हो चुके हैं, राइट. फिजिकल जो फाइट होती थी अब साइबर और प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है उसका ज़माना आ चुका है, तो इसमें हम पीछे नहीं रह सकते और MDO जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. अब बात करते हैं माउंटेनियस क्वेश्चन के बारे में. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, एज यू कैन सी ऑन योर मैप. ये रहा हमारा देश भारत, ये रहा चाइना, और बीच में एक लैंडलॉक कंट्री, इसका नाम है नेपाल, राइट. नेपाल के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, तो उसकी जियोग्राफी की और ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ. नेपाल जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिक सिग्निफिकेंस रखता है. और भारत को ऐसा नहीं लग रहा था, राइट. नेपाल गवर्नमेंट, भारत को ऐसा लग रहा था कि नेपाल में जो है वो दूसरे लोगों की सरकार आएगी, दूसरी पार्टीज़ की, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो अब सत्ता में आ चुकी हैं. और नेपाल के साथ देखिए हमारी ओपन बॉर्डर हैं, नेपाल के सिटीजन्स हमारे देश में आ सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ट्रेड काफ़ी डीप हैं, इकोनॉमिक लिंकेजेस काफ़ी डीप हैं, रोटी बेटी का रिलेशनशिप हैं, डिफेंस में वी नो गुरखा बटालियन एंड थिंग्स.
तो काफ़ी पुराने ऐतिहासिक रिलेशंस हैं। लेकिन ये रिलेशंस जो हैं इसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और सस्पिशन भी अब डेवलप हो चुका है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भारत पर ये इल्ज़ाम है कि जो मधेसी मूवमेंट हुई थी तो उसमें भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और चाइना जो है, चाइना की फुटप्रिंट अब नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर चाइना बना रहा है। लेकिन देखिए, नेपाल की जियोग्राफी ऐसी है कि वो दोनों से, इंडिया से जो मदद मिलेगी तो इंडिया से, चाइना से जो मिलेगी वो चाइना से, तो नेपाल भी अपने आप में गलत नहीं है। हमें कुछ ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे कि नेपाल में चाहे लेफ्ट हो, राइट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंटर की गवर्नमेंट हो, राइट, जो भी विचारधारा वाली गवर्नमेंट हो, भारत उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें। और पोखरा नाम की जो वहाँ पर जगह जगह है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पोखरा। तो पोखरा में चाइना की मदद से वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका उद्घाटन हुआ है। तो भारत को ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑफर करने पड़ेंगे जो बेस्ट सूटेड हों नेपाल के लिए। फॉर एग्जांपल अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब आपको इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं वो किन दोनों देशों के बीच में है, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया श्रीलंका। तो आपको पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट नेपाल। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और ये काला पानी रीजन को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है टेरिटरी को लेकर, तो ऐसे डिस्प्यूट्स ना हो, इनको हम अच्छी तरीके से सोल्व करें। इस दिशा में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट टाइम्स ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। दिसंबर 2022 की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% हो गया, और ये 16 मंथ्स का यानी कि लगभग 1.25 साल का सबसे ज़्यादा रेट है। यानी कि 100 में से 8.3, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे 8.3% हमारे देश में लोग हैं। जॉब सीकर्स की बात हो रही है, राइट। तो इसमें बच्चे और बूढ़े नहीं आते, इसमें जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही है उसकी बात हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये रेट जो है 8.3 इज़ टू हाई। तो ये एक पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके लिए ऑफकोर्स ये चिंता का विषय है। मुंबई बेस्ड CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है उसका कहना ये है कि सितंबर में ये रेट जो है ये 6.4 जितना हो गया था। हॉलीडे और फेस्टिवल सीज़न रहता है सितंबर के आसपास, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत हायरिंग जो है वो बढ़ गया, तो इसकी वजह से रेट जो है वो कम हो गया था। लेकिन अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये उसके बाद ये 7.8 अक्टूबर में हो गया, और नवंबर में ये 8% हो गया, और दिसंबर में हमने देखा 8 से भी ज़्यादा हो गया। हरियाणा में 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट है, राजस्थान में 28.5%, दिल्ली में 20.8%, विच इज़ वेरी हाई। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उसका कहना यह है कि 2023 में लगभग 1/3 जितनी दुनिया जो है, राइट, इट विल फेस रिसेशन। और दुनिया में रिसेशन आएगा, दुनिया के कुछ देशों में रिसेशन आएगा, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम होंगे और ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर गिर सकती हैं। CMI का डेटा ये कहता है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हैं ये 8.96% था नवंबर में, और दिसंबर में ये अर्बन एरिया की बात हो रही है 10.09% हो गया। और एग्रीकल्चर ने कुछ लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन आज भी उतने ज़्यादा मीन्स एग्रीकल्चर को छोड़कर फिर वापस जो कोविड आया तो उसमें लोग खेती बाड़ी की तरफ चले गए। लेकिन अब वापस जब जॉब ढूंढने के लिए वापस आ रहे हैं, सिटीज़ में आ रहे हैं, तो उनको जो हैं वो जॉब्स अभी भी नहीं मिल रही है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। भारत नो डाउट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो दुनिया की है उसमें से एक है, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हुई है, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी ड्रॉप हुए हैं। और MSME की बात करें तो MSME में भी, यानी कि छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSME क्रिएट करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, छोटी छोटी कंपनीज ज़्यादा जॉब्स जनरेट करती हैं, और मैक्सिमम लोग भी MSMEs में ही काम करते हैं। तो वहाँ पर भी पहले 5% के आसपास था, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% हो चुका है। और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट हैं वो 36.4 बिलियन हो गया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ जो है वो रिकॉर्ड लेवल पर हैं। रुपीज़ जो हैं वो काफ़ी गिरा है। तो रुपीज़ में क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं,
और फिर उन्हीं इनपुट को अगर हम इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो आपका इनपुट जो है यानी कि फ्यूल की प्राइस भी बढ़ जाएगी, आपका जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स पर भी इसकी इम्पैक्ट आती हैं। तो ये सारी चीज़ें रुपीज़ के ड्रॉप होने की वजह से होती हैं। तो बेसिकली ये साल जो है ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, 2023 वाला, हमारे देश के लिए नहीं दुनिया के लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सुल्तानपुरी हॉरर, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। अनबिलीवेबल चीज़ हुई, राइट, मीन्स सोचने से भी, इसको मैंने कुछ वीडियोस भी देखे तो काफ़ी भयानक चीज़ें हमें देखने को मिली। दिल्ली के इर्द गिर्द एरिया की बात है। एक 20 साल की महिला जो अपने घर की ब्रेड विनर थी, राइट, और बाकी का परिवार उस पर डिपेंडेंट था। तो अब ये महिला जो है वो अपना टू व्हीलर लेकर जा रही थी और कुछ 5 लोग थे एक कार में, बलेनो कार थी उनके पास, और शराब पिए हुए थे। और इन्होंने क्या किया, ये लड़की का एक्सीडेंट हुआ और फिर ये लड़की जो है उसकी लाश जो है वो बलिनो के नीचे फंस गई। और ये 12 किलोमीटर तक, सुल्तानपुरी से लेकर खंजवाला जो है तो वहाँ तक ये लाश जो है वो उसी गाड़ी के नीचे थी। और ये लोग यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं, हर जगह पर वो 12 किलोमीटर गए। उसके बाद इनको रोका गया। जस्ट इमेजिन, 12 किलोमीटर तक एक डेड बॉडी जो है वो कार के नीचे फंसी हुई है, और ये 5 लोगों में से किसी एक की भी ऐसी अकल नहीं चली कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट हुआ तो वहीं पर ही रुक जाने की ज़रूरत थी। और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, कुछ लोगों ने देखा, लेकिन पुलिस जो है इसको रोक नहीं पाई। कुछ 4-5 पुलिस स्टेशन के आजू बाजू में से ये कार जो है वो निकली, और उस समय पर 31 दिसंबर की रात थी, और फर्स्ट टाइम के हिसाब से देखें तो 1 जनवरी की शुरुआत भी हो चुकी थी। और हम सब जानते हैं कि 31 की रात को सबसे ज़्यादा मीन्स आपको जो लोग जो हैं पार्टी ख़त्म करके आए हैं, 2-5 पैक लगाए हैं शराब के, तो पुलिस की चेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा हादसा जो है वो हो गया और किसी ने इनको 12 किलोमीटर तक नहीं रोक पाया, तो दिस इज़ मैटर ऑफ शेम। अब इसकी इंक्वायरी जो है वो थरो होनी चाहिए। जो भी पुलिस वाले लोग इसमें लीनियंट रहे या फिर उन्होंने अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं की, बहुत सारे प्रश्न अब उठ रहे हैं। लोगों ने काफ़ी इसका विरोध भी किया। ये इंसिडेंट जो है इसने दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये किस प्रकार के देश में हम रहने लगे, किस प्रकार के शहरों में हम रह रहे हैं कि यहाँ पर सेफ्टी के नाम पर कुछ है ही नहीं। सीसीटीवी और ये सारी चीज़ों से भी फिर बाद में इनके फुटेजेस आते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो एक्शन लेनी चाहिए थी वो क्यों नहीं ली। बट एनीवे, अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन ये बहुत ही हॉरिबल केस हो गया, वहाँ पर एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट हुआ। एंड बिफोर सेइंग गुड बाय टू यू फॉर टुडे, दोस्तों, डू सपोर्ट मिशन लाइफ। क्यूरियसली एजुकेशन प्राउडली मिशन लाइफ को सपोर्ट करता है। इट्स अबाउट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर जाना है, कुछ नहीं। आप अपने लेवल पर जो भी बेसिक चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकें, तो वो चीज़ जो है वो हमें करनी है। दैट्स व्हाट मिशन लाइफ इज़ ऑल अबाउट, एंड दैट्स एवरीथिंग फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आई एम श्योर आपने भी इस लेक्चर्स को मिस किया है। तो यस, अब ये हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स जो हैं वो आपको हर रोज़ मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। कल से मॉर्निंग में ही लेक्चर्स मिल जाएंगे, और दूसरी जो सीरीज़ चल रही है उसके लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।